So guys, we are going to study logarithmic decrement for an underdamped system. तो हमने ऑलरेडी अंडरडैम्प्ड सिस्टम को एनालाइज किया और इस पे प्रॉब्लम भी मैंने आपको सॉल्व करवा दी और एक प्रॉब्लम असाइनमेंट भी दे दी जो आपको सबमिट करनी है by today only. So we will study logarithmic decrement. तो logarithmic decrement क्या होता है? अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए हम एक्चुअली डिफाइन करते हैं logarithmic decrement. We'll see ये क्या होता है. एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है रेट एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन डिक्रीज. तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि अंडर डैम्प्ड सिस्टम में ऑसिलेशंस होती है लेकिन उनका जो एम्पलीट्यूड है वो हर साइकिल में डिक्रीज होता जा रहा है एंड फाइनली द ऑसिलेशंस डाई आउट. सो दे डाई आउट एसिम्प्टोटिकली. मतलब ये जो ऐसे e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी. तो दिस इज द एनवलप. यहाँ से एनवलप मैंने वो दिखाया नहीं है इस फिगर में लेकिन आपको आप देख सकते हैं कि इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जा रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1, यहाँ पे x2 कम है x1 से, यानी x2 इज लेस देन x1. तो हम अब ये कितना डिक्रीज होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं और उसको हम मेजर करते हैं, उसको फिर रिप्रेजेंट करते हैं और मेजर करके हम उसको लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट से मेजर करते हैं कि कितना डिक्रीज हो गया एम्पलीट्यूड. मैंने लिखा है यहाँ पे द रेट एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन डिक्रीज. तो हम क्या इसमें मैंने दिखाया है यहाँ पे फिगर वन में मैंने दिखाया है कि अंडरडैम्प्ड सिस्टम एक है, उसमें जो वाइब्रेशंस होती है और उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है. तो मैंने दो एम्पलीट्यूड दिखाए हैं x2 और x1. x2 कम है x1 से. सो बट x1 एंड x2 आर एक्चुअली ये x1 और x2 they are apart by one time period. मतलब यहाँ से एक जब x1 पे स्टार्ट होता है वाइब्रेशन, बताया x1 जब स्टार्ट होता है तो फिर जब एक वाइब्रेशन खत्म होती है तो तब मैंने दिखाया है x2. तो x2 और x1 का रेशियो जो है उसको हम निकालेंगे और उसी को हम फिर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहेंगे. सो इट्स द नेचुरल लॉगरिथम. फिर हम उसका जो नेचुरल लॉगरिथम लेंगे उसको फिर हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहेंगे. सो सी इसमें मैंने दिखाया पहले जब टाइम t1 होता है उस वक्त एम्पलीट्यूड होता है x1. फिर जब टाइम t2 होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 तो उस वक्त होता है एम्पलीट्यूड x2. t1 x2 सेपरेट है x1 से बाय टाइम पीरियड ऑफ t. इसका अपना टाइम पीरियड होता है ना इसका अंडरडैम्प्ड सिस्टम का, तो वो डिफरेंट होता है नेचुरल टाइम पीरियड से. तो वो होता है बराबर 2 पाई बाय ओमेगा डी. तो ये नहीं होता है बराबर 2 पाई बाय ओमेगा एन के, ये होता है बराबर 2 पाई बाय ओमेगा डी, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा है. तो अब हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है t1 एंड t2 डिनोट द टाइम्स corresponding to two consecutive amplitudes measured one cycle apart. मतलब एक साइकिल अपार्ट है ना, ये देखो x1 और x2 they are apart by one cycle. So this is one cycle is when one vibration is completed. यहाँ पे t they are separated by 2 pi by omega d. मतलब t2 होगा बराबर t1 plus 2 pi by omega d. तो हम आगे देखेंगे. So we will find x1 by x2. So let's see x1 किसके बराबर है. x1 हमें पता है it's equal to x0 e to the power minus zeta omega nt cos omega d t1 minus phi naught. मैंने cos में लिया है, आप साइन में भी ले सकते हो. बेसिकली दे आर इंटरचेंजेबल. अगर आप साइन में लोगे तो फिर फेज एंगल चेंज होगा, तो प्लस phi naught होगा. सो इट इज अ मटेरियल वेदर यू टेक इट एज cos और sin. मैं कह रहा हूँ कि टाइम t1 में एम्पलीट्यूड है x1 इसके बराबर x0 e to the power minus zeta omega nt cos of omega d t1 minus phi naught. तो इसमें जो ये x0 है, x0 इज उसको हम इनिशियल कंडीशन से फाइंड करते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल में दिखाया. सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं बाय इनिशियल कंडीशंस. फेज एंगल phi naught x0 और जीटा और ओमेगा एन को हम फिर सिस्टम प्रॉपर्टीज के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हम उसमें हमें वो नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली रेशियो डिफाइन करना है x2 by x1. तो अभी मैं x2 फिर लिखूंगा. x1 हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम t1, यहाँ पे देखो t1 है. इसी तरह x2 हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम t2. x0 e to the power minus zeta omega n. यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे t1 है
यानी एक्सपोनेंट जो है ना, एक्सपोनेंट वहाँ पे T1 ऊपर T1 x1 में और x2 में T2, मैं वो भूल गया हूँ लिखना। सो इट विल बी cos ओमेगा d T2 माइनस फाइ नॉट। सिंपल, मतलब टाइम T2 पे एम्पलीट्यूड है x2 और टाइम T1 पे एम्पलीट्यूड है x1। हमने फाइंड करना है x1 बाय x2, मतलब कितना डिक्रीज हो गया। सो इट इज एक्सपेक्टेड x1 बाय x2 विल बी ग्रेटर देन 1। लेट्स सी, होगा ना, क्योंकि x1 है ग्रेटर, x1 है x2 से बड़ा, हम यही रेशियो लेते हैं तो इसलिए 1 से बड़ा होगा। अगर आप x2 बाय x1 लेते तो 1 से कम आ जाता, क्योंकि x2 कम है x1 से, यानी x1 इज ग्रेटर देन x2। सो आल्सो T2 किसके बराबर है? अगर आप फिगर में देखोगे T2 बराबर है, T2 विल बी T2 corresponds to amplitude x2, तो वो बराबर होगा T1 प्लस 2 पाई बाय ओमेगा डी, क्योंकि x2 एंड x1 आर सेपरेटेड बाय 1 टाइम पीरियड। T2 को मैं लिख सकता हूँ T1 प्लस 2 पाई बाय ओमेगा डी, है ना, एक टाइम पीरियड से सेपरेट है, तो T2 हो गया T1 प्लस 2 पाई बाय ओमेगा डी। ये फिगर से क्लियर है। सो इसलिए x2 किसके बराबर आएगा फिर? x नॉट e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n T2 cos ऑफ ओमेगा डी T1 की, अब मैं T2 की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा T1 प्लस 2 पाई बाय ओमेगा डी, यानी x2 इक्वेशन में। वही किया मैंने, T1 की जगह T2 की जगह T1 प्लस 2 पाई बाय ओमेगा डी सब्स्टिट्यूट किया। तो x2 किसके बराबर आएगा? x नॉट e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n T2 cos ओमेगा डी T1 प्लस 2 पाई ओमेगा डी, और ओमेगा डी यहाँ पे कट जाएगा तो ये 2 पाई। अब आपको पता होना चाहिए cos 2 पाई प्लस थीटा, यानी cos 2 पाई प्लस z अगर होगा तो वो बराबर होता है cos z के ही, क्योंकि ये पहले ही कोऑर्डिनेट में आएगा ना। सी, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत देख लोगे, यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे एंगल z है, इसको अगर आप पाई प्लस पाई ऐड करोगे वो वापस उसी कोऑर्डिनेट 1 में आ जाएगा। तो इस कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो इसका मतलब हो गया cos 2 पाई प्लस z इज cos z, पहले क्वाड्रेंट में आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे इस क्वेश्चन, तो हमें मिल जाएगा x2 x नॉट e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n T2 cos ऑफ ओमेगा d T1 माइनस फाइ नॉट, है ना, मतलब ये यही रहेगा। 2 पाई जब ऐड करते हैं तो cos वही रह जाता है जैसा कि वो था। तो फिर हम जब x1 बाय x2 लेंगे तो cos x उसमें भी वही cos वाली टर्म इसमें भी वो कट जाएंगी, तो वो रह जाएगा ये e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n T1 डिवाइड बाय e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n T2। अब T2 है बराबर T1 प्लस 2 पाई बाय ओमेगा डी, तो x1 बाय x2 विल बी, मैंने यहाँ पे सिंपलीफाई करके लिखा है, इट विल बी e टू द पावर जीटा ओमेगा n 2 पाई बाय ओमेगा टी। तो ये निकला हमारा रेशियो x1 बाय x2। तो अगर हम इसका लॉगरिथम लेंगे, नेचुरल लॉगरिथम, उसको हम डिनोट करेंगे बाय डेल्टा, देन इट विल बी ln x1 बाय x2। तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन ऐसे, ln e टू द पावर जीटा ओमेगा n 2 पाई बाय ओमेगा टी। नाउ ln e टू द पावर z इज आल्सो इक्वल टू z। अगर हम नेचुरल लॉगरिथम लेंगे ना e टू द पावर एनीथिंग, सो इट बिकम्स दैट एनीथिंग जो एक्सपोनेंट में होगा। तो इट मींस ln e टू द पावर जीटा ओमेगा n 2 पाई बाय ओमेगा d विल बी जीटा ओमेगा n 2 पाई बाय ओमेगा d। तो निकला हमारा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जीटा ओमेगा n 2 पाई बाय ओमेगा d। तो ओमेगा d इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा n, ये हमने ऑलरेडी निकाला है ना। सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो अगर आप डैम्पिंग मान लोगे स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, जीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन 1, जीटा होता है ना बराबर c बाय सी सी, मान लो c इज वेरी वेरी स्मॉल एंड c इज लेस देन सी सी, विच मीन जीटा इज लेस देन 1, तो हमारा जो 1 माइनस जीटा स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा नियरली इक्वल टू 1। तो फिर जो डिवाइड में जो टर्म है ना यहाँ पे लॉगरिथमिक डैम्पिंग में, under root 1 minus zeta square, that will be 1. So our logarithmic decrement will be then equal to 2 pi by 2 pi zeta. So you can use, actually हम यही equation use करते हैं जब हम problem solve करते हैं, delta equal to 2 pi by zeta, 2 pi zeta divided by under root 1 minus zeta square। लेकिन आप ये भी use कर सकते हो अगर damping बहुत small होगी, ये वाली delta equal to 2 pi zeta। So this is the logarithmic decrement, इसको हम बोलते हैं logarithmic decrement, इस delta को यहाँ पे मैंने
तो ये हमने निकाला, सो इट गिव्स नथिंग, इट इज नथिंग बट इट गिव्स द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स। क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, सो वी शुड हैव सम आइडिया ये कैसे डिक्रीज हो जाता है। सो दैट आइडिया इज गिवन बाय लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। इसकी एक एक्चुअली एप्लीकेशन भी है। सो दिस आइडिया ऑफ लॉगरिथमिक डैम्पिंग और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, इट इज यूजफुल इन फाइंडिंग डैम्पिंग कांस्टेंट और जीटा बाय एक्सपेरिमेंट। मतलब सपोज आपको एक सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम, जिसमें 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 ये डैम्पिंग है एंड द सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड। मतलब आपके पास एक सिस्टम है जिसमें डैम्पिंग है, और लेकिन आपको डैम्पिंग मतलब मालूम नहीं है कितनी है। तो आप एक सिस्टम की डैम्पिंग कैसे निकाल सकते हैं? सो यू कैन डू दैट बाय परफॉर्मिंग ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। आप सिंपली उसका जो एम्पलीट्यूड है सेपरेटेड बाय वन टाइम पीरियड, उसको आप मेजर करेंगे, एंड देन जब आप उसको मेजर करेंगे by using above equation you will be able to find damping constant। यानी जो C है हमारा F equal to CV, जो हमारा डैम्पिंग फोर्स है वो होता है F equal to CV। तो उस इक्वेशन में जो C है ना, उसको आप फाइंड कर सकते हैं by using the concept of logarithmic damping। तो वो मैं दिखा दूंगा by an example, आगे नीचे में दिखा दूंगा कैसे आप निकाल सकते हैं डैम्पिंग। अगर आपको डैम्पिंग मालूम ही नहीं है सिस्टम की, स्प्रिंग मास सिस्टम की जिसमें विस्कस डैम्पिंग होती है, तो आप उसमें डैम्पिंग कैसे निकाल सकते हैं? सो यू कैन डू दैट बाय परफॉर्मिंग ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको दिखा दूंगा एग्जांपल से। एक एग्जांपल मैंने ली है कि एक अंडर डैम्पर सिस्टम है शॉक एब्जॉर्बर में, यानी जो बाइक में होता है शॉक एब्जॉर्बर, उसमें जो व्हील है हमारा दैट विल बी मास, ठीक है ना। तो उसका मोटरसाइकिल में हमारा जो शॉक एब्जॉर्बर है, उसका जो रेस्पॉन्स है वो मैंने दिखा दिया है यहाँ पे। और जो व्हील है हमारा, व्हील मतलब जो उसमें मास अटैच्ड है, तो इन दैट केस वी आर मॉडलिंग ए बाइक बाय स्प्रिंग मास सिस्टम विद विस्कस डैम्पिंग। शॉकर तो होगा ही विस्कस डैम्पर अंदर उसके, और जो शॉकर है वो अटैच होता है ना व्हील के साथ, आगे भी और पीछे भी बाइक का। उसमें जो व्हील होता है, तो दैट विल एक्ट एज मास m, और जो उसका शॉकर का अपना स्प्रिंग होगा दैट विल एक्ट एज स्प्रिंग k, और जो उसका डैम्पर होगा उसमें होगा डैम्पिंग c। सो वी विल परफॉर्म, हम उसका सिस्टम एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हम उसका रेस्पॉन्स मेजर करेंगे बाय सम एक्सपेरिमेंट, है ना। तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने मेजर किया कि हमारा जो रेस्पॉन्स आ गया दैट इज गिवन बाय दिस फिगर। तो एक एम्पलीट्यूड है x1, दूसरा है x2, है ना। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि अंडर डैम्पर सिस्टम है, जो बाइक का शॉकर एब्जॉर्बर सिस्टम है हमारा। तो उसमें जब हमने मेजर किया x2 और x1, हमने वो एक्सपेरिमेंटली मेजर किया उसको बाय उसको थ्रू ऑब्जर्वेशन हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो हमने देखा जो वाइब्रेशन है उनका टाइम पीरियड है 2 सेकंड्स, यानी जो 2 पाई बाई ओमेगा डी है दैट इज 2 सेकंड्स। वाइब्रेशन का जो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में 2 सेकंड लगते हैं इसमें, जो हमारा शॉकर एब्जॉर्बर सिस्टम है। और उसमें हमने देखा जो x2 है, x2 इज 2 mm। मतलब जो यहाँ पे x2 है ना, एम्पलीट्यूड आफ्टर वन साइकिल ऑफ x1, आफ्टर x1 जो x2 आता है एक साइकिल के बाद, तो वो एम्पलीट्यूड आता है बराबर 2 mm के। और जो x1 है उसको मेजर करके हमने देखा कि वो होता है 32 mm। दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, और उसको हम क्या बोलेंगे, और एक्चुअली टू डिमोन्स्ट्रेटिव वैल्यूज, है ना। ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि x1 होता है 32 mm और x2 होता है 2 mm इस सिस्टम के लिए। तो हमने निकाला है डैम्पिंग कांस्टेंट C, यानी जो इसका डैम्पिंग है C, वो किसके बराबर आएगा। सो वी विल राइट x2 by x1 इज इक्वल टू 2 by 32 1 by 16। अब लॉगरिथमिक डैम्पिंग किसके बराबर होता है, ln x1 by x2। सो दैट विल बी ln x1 by x2 इज 16, है ना। x2 by x1 इज 1 by 16, तो x1 by x2 आएगा 16। सो दैट विल बी 2.776, लेकिन डेल्टा किसके बराबर होता है, 2 पाई जीटा बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इससे आप जीटा निकाल सकते हैं ना आराम से इस इक्वेशन से। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी शायद, बट आई डोंट नो, आप इसको सॉल्व करके जीटा निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। जीटा आराम से निकलेगा।
तो वो जीटा निकला 0.4037. सी जीटा इज लेस देन 1, इट मींस दिस इज एन अंडरडैम्प्ड सिस्टम. तो हमारा जो जीटा है वो निकला 0.4037 बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, जो बाकी वैल्यूज है. अब टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, दैट्स 2 सेकंड्स, और जीटा होता है बराबर सी बाई सी सी, और इसको हमने निकाला ऑलरेडी ऊपर 0.4037 बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन. तो सी सी भी किसके बराबर होता है, जो हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग है उसको मैंने पीछे निकाला था ना पिछली बार, दैट इज इक्वल टू 2m ओमेगा एन. अब ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. सी दिस ओमेगा एन इज डिफरेंट फ्रॉम ओमेगा डी. ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी व्हेन द सिस्टम हैज नो डैम्पिंग, बट इन दिस केस देयर इज डैम्पिंग. तो लेकिन इक्वेशन में ओमेगा एन भी आता है, तो ओमेगा एन भी हमें फाइंड करना है. ओमेगा एन आप कैसे फाइंड करोगे? सी इस केस में दिया हुआ है टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा डी, है ना. इसका जो टाइम पीरियड है दैट विल बी डिफाइंड बाय ओमेगा डी, नॉट बाय ओमेगा एन. लेकिन इसको यूटिलाइज करके हम 2 पाई बाई ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर लिख के, यानी ओमेगा डी को हम लिखेंगे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, है ना, इसी के बराबर मैंने निकाला है ना ऑलरेडी. सो ओमेगा डी इज ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. तो इससे जीटा भी हमने निकाला हुआ है, तो इससे आप ओमेगा एन फाइंड कर सकते हैं ना आराम से. जीटा निकला हुआ है ऊपर, ओमेगा एन भी फाइंड किया. जब हमने ओमेगा एन फाइंड किया तो आप आराम से इक्वेशन ए से सी को फाइंड कर सकते हैं. सी ही फाइंड करना था ना हमें. सी को फाइंड करने के लिए हमें ओमेगा एन चाहिए था और एम चाहिए था. एम भी दिया हुआ है, ओमेगा एन आपने यहाँ से निकाला, तो फिर आप सी को फाइंड कर सकते हैं आराम से, और वो आप वो आ जाएगा बराबर 0.4037 इंटू सी सी आप फाइंड करेंगे यहाँ 2m ओमेगा एन से, और ओमेगा एन फाइंड करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम टाइम पीरियड इक्वेशन जो दिया हुआ है. तो इस तरह हम डैम्पिंग कांस्टेंट निकाल पाएंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट. So this is a very useful thing, this logarithmic experiment, and it can be used to find the damping of the system through experiment. So if you are able to perform an experiment and measure the vibration, measure the amplitudes of 2 consecutive vibrations, अगर आप किसी सिस्टम में जिसमें आपको विस्कस डैम्पिंग होगी, उसमें आप किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसके जो दो एम्पलीट्यूड्स होंगे सेपरेटेड बाय टाइम पीरियड ऑफ omega d, yani 2 pi by omega d. So by measuring those amplitudes, you can find the damping, inherent damping of the system by using the concept of logarithmic damping or logarithmic decrement. Logarithmic decrement. So this was the whole idea of logarithmic decrement. I hope you will be able to understand it. और अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आ रहा होगा, you should contact me and post your queries in the Google Classroom, or you can even send me a text, a private text, and I will reply to that. So this is it. This was the concept of logarithmic decrement. I hope you will be able to understand it. आपने इसको समझा होगा. कुछ नहीं था इसमें. जब अंडर डैम्प्ड सिस्टम में वाइब्रेशंस डिक्रीज होती है एम्पलीट्यूड, उनको उन एम्पलीट्यूड्स को मेजर करके हमने उनका रेशियो निकाला, और फिर उस रेशियो का लॉगरिथम ले लिया, तो वहां से जो इक्वेशन आ गई उसको यूटिलाइज करके हम फिर डैम्पिंग निकाल सकते हैं. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ लॉगरिथम. So this is it, and I think I should wrap it up now. तो आप अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो, एंड यू कैन इवन टेक्स्ट मी और यू कैन इवन ईमेल मी. ठीक है ना, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. तो मैं आपको इसके बाद वंस वी फिनिश दिस, इसके बाद हमें कोलम्ब्स डैम्पिंग पढ़ना है, उसको फिनिश करके मैं फिर आपका टेस्ट लूंगा. ठीक है ना. सो इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ माइनर एग्जाम. So your marks will also depend on this assignments, ठीक है ना, and your response. So this is it. Thank you. I'm going to stop here.